एक रोल था इसराइल का मशरक़ वस्ता में, वो रोल खत्म हो रहा है और वो पाकिस्तान के पास आ रहा है। जितना बड़ा आपने इकदाम किया है उतना ही ज्यादा काउंटर अटैक भी आएगा। इसके पीछे जितना चाइना है वो सेमी लैंडलॉक है। चाइना ने मिलके जो जॉइंट वेंचर में जो चीजें बनाई हैं उसको दोनों इस्तेमाल करेंगे। जंगी तौर पर ये तो नहीं समझा जाता कि हम इंडिया से ताकतवर हैं। जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने किया उसका रिएक्शन भी मौजूद है। परवेज मुशर्रफ की हिकमत ने जलील और रुसवा कर दिया। दीनदार तबके के अंदर भी एक बड़ा मौसर हिस्सा वो है जो एंटी स्टेट, किसी को हुकूमत नहीं मिल सकी, किसी का एजेंडा था वो नहीं पूरा हो सका। ये स्टेट ऑफ डिनाइल जो है और इस लेवल के अंदर आपका वजीर खारजा, नायब वजीर आजम वो स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर रहेंगे, हमें पता ही नहीं है। तो फिर मुल्क कैसे चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किरा तबसरा। तज़किरा तबसरा में आज हमेशा की तरह हमारे साथ मेहताब अज़ीज़ भाई भी मौजूद हैं और मोहतरम खालिद अब्बासी साहब भी। वैसे तो हमारा तकरीबन कोई गैप 15 दिन का हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा एक हफ़्ते बाद इसलिए कर रहे हैं कि कज़ा बहुत सारे हैं, कज़ा बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हमारे आज के मौज़ूआत में एक तो गज़ा के हवाले से भी हमने डिस्कशन करनी है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान सऊदीया का मुआहिदा हुआ है उस हवाले से भी हमारी कि पाकिस्तान पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी और मईशत के ऊपर भी, और कुछ डेवलपमेंट जो अभी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान के जो वफ़द था जिसकी सरबराही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे और आर्मी चीफ़ भी हमरा थे, फिर उनकी मुलाकात ट्रंप के साथ भी हुई, उस पर भी आज हमारा होगा डिस्कशन और उस हवाले से। और दूसरी है कि इंडिया के भी लद्दाख में जो एहतजाज हुए हैं और एक आई लव मोहम्मद की कैंपेन बहुत ज़ोरों शोर से इंडिया में जारी है, जिस पे बीजेपी को ख़ुद एक्शन लेना पड़ा और अपने कारकुनों को रोकना पड़ा। तो उसकी कुछ अपडेट्स हैं। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट हम मुआहिदे के ऊपर ही करते हैं। लास्ट प्रोग्राम में भी ये डिस्कशन आप लोगों ने की थी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ खालिद साहब से। खालिद साहब, हम अगर देखें 3-4 साल पहले की सूरत हाल, तो पूरी दुनिया में ये ख़बरें थी कि अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट है और ख़त्म हो रहा है, और इसमें से अभी भी कुछ लोग नहीं निकल सके, अभी तक यकीन नहीं आ रहा। लेकिन चलें, जैसे भी सूरत हाल थी, चीज़ें हुई, डेवलप हुई करते कराते, और अभी जो डेवलपमेंट हुई है इस मुआहिदे के साथ, उसमें हमने मशरिक़ वस्ता के ऊपर जो असरात हैं वो तो डिस्कशन की लास्ट प्रोग्राम में, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? एक तो ये जो रजीम है, इस रजीम के हवाले से भी, और फिर ये कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मईशत के हवाले से तो सब ये कहते हैं कि बहुत फ़ायदा इसका इसलिए होगा कि सऊदी अरब जो है ना, अब गोया उसने ये जो पार्टनरशिप है तो दिफा गोया हमने ठेका लिया है, बल्कि ये कि दिफाई पैदावार का भी। तो अब उसके पीछे जो एक चाहिए होती है सहारा, माशी सहारा, तो वो गोया स्पोर्ट्स सऊदीया की तरफ से होगी। ये तो उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से बात है। लेकिन ये कि जब दोस्ती होती है तो वो दूसरी चीज़ों में भी ज़ाहिर होती है, तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट भी होगी। जो इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ जा रही थी जिसका भाव था, तो वो अब उम्मीद ये हो चली है कि वो पाकिस्तान की तरफ होगी। पहले से भी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में थी, ग्वादर में इन्वेस्टमेंट होनी थी, कुछ और चीज़ें भी थी, लेकिन ये कि वो यहाँ के अनसर्टेनिटी की वजह से वो चीज़ें नहीं चल पाई थी, तो अब उम्मीद है कि वो भी चलेंगी। तो ये तकरीबन हो सकता है 5-6 महीने साल लग जाए ये सारा चीज़ होने में, एकदम तो नहीं होगी। तो यकीनन पाकिस्तान को माशी बहरान से निकलने में भी जो है ना इसका फ़ायदा पहुँचेगा। कम से कम एक चीज़ है कि हम जो ब्लैकमेल होते थे मालियाती इदारों के हाथों पैकेज लेने के लिए, ये वो, तो अगर उसी से छुटकारा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये क्या सेकंड ऑप्शन ही चलें उसके दर्जे में ही हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता ही नहीं था। तो अब एक सेकंड ऑप्शन कम से कम ये वाला तो मौजूद है। और रह गई बात ये कि देखें, दूसरी तरफ मसला ये है कि ये इत्तेहाद अभी कोई बड़ी कोई स्ट्रांग आवाज़ नज़र नहीं आई है इसके ख़िलाफ़, लेकिन तकालीफ बहुत महसूस हो रही हैं मुख्तलिफ। एक तो हमारे अपने मुल्क के अंदर मायूस लोग हैं। मायूस में उन्हें इस मानी में कहता हूँ कि वो मुल्क के मुस्तकबिल से, जैसे आपने भी जिक्र किया कि वो डिफ़ॉल्ट और उससे मायूस हो चुके थे, और मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद की तस्वीर बन गए हुए थे, कि उनकी सारी उम्मीदें अब इस पर थीं कि चूँकि हमारे लिए तो ये अब मैदान नहीं रहा और हमारा इख्तियार अब यहाँ पे कोई नहीं रहा, तो ये ना रहे तो ही इसमें हमें सुकून है। ये एक पूरी मतलब वो आपको पता है सोच बन गई हुई है।
बदकिस्मती से बन गई हुई है। तो उनकी तो सारी उम्मीद इस पे थी कि डिफ़ॉल्ट हो, वो कहें अब मज़ा आया। और जैसे होता है ना, वो बच्चे को आप मना कर रहे हो कि भाई ये खेल खेल ना खेलो, चोट लग जाएगी, और जब चोट लग जाए तो उसे कहें देखो ना मैंने मना किया था ना। तो वो गोया इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि जी देखें ना, आपने वो रजीम चेंज की थी ना, फिर अब मज़ा आया। तो ये शौक़ इतना चढ़ गया हुआ था कि भाई वो मुल्क और हुब्बुल वतनी पीछे चली गई थी, और अपने ये वाला जो है ना ज़ख़म का इलाज या वो जो भी तकलीफ़ है उसका इज़ाला वो अहम हो गया। और ये कोई एक तबका नहीं है। अभी तक मैंने बात की तो शायद आपको सिर्फ कोई पॉलिटिकल जो है ना कोई सियासी जमात इकाई के बारे में ख्याल आए, लेकिन ये कि आपको पता है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में किया उसका रिएक्शन भी मौजूद है, और दीनदार तबके के अंदर भी एक बड़ा मौसर हिस्सा वो है कि जो एंटी स्टेट है या इन्हीं जज्बात का हामिल है। तो वैसे मैंने इन सब के लिए एक नई तरकीब निकाली है, इबलीसीन वतन। ये जो इबलीस का लफ्ज़ है ना, ये असल में जब किसी की उम्मीद टूट जाती है, आस ख़त्म हो जाती है, तो वो इबलीस जो है ना क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इसका मनफी इस्तेमाल ही है, लेकिन मुस्बत भी इसका इस्तेमाल हो सकता है कि जब आपको किसी शय से उम्मीद बिल्कुल आपकी दम तोड़ जाए तो वो एक इबलीसियत की कैफियत होती है। तो हर वो शख्स जो किसी भी काम, प्रोजेक्ट, वो आरजू तमन्ना से मायूस हो गया, तो गोया उस हद तक उस पर इबलीसियत आ गई। तो ये इसलिए मैंने फिर ये कहा कि जो लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल से इससे एक वो मायूस होकर बैठे हुए थे, तो वो इबलीसीन वतन है। अच्छा, अब इस इबलीसियत के साथ जो दूसरी शय ना, वो हसद आके लाजमी जुड़ जाता है कि जिसको आपने अपनी सोच में ख़त्म कर लिया था, उसको कोई भला हो गया, उसका कोई फ़ायदा हो गया, वो आपको तकलीफ़ देगा, आपको उसका जो है ना उससे लुत्फ़ नहीं ले सकते आप, तो उसका आपको हसद और जलन और कुड़न उससे आपको होगी। ये जो इबलीस है उसके साथ भी यही हुआ था, क्योंकि वो तमन्ना लगा के बैठा था कि ये एक मकाम मुझे मिलेगा, वो आदम अलैहिस्सलाम को मिल गया, मायूस हो गया वो उस जगह को मिलने से, तो फिर उसके बाद उस पर ये इबलीसियत तारी हो गई, तो साथ हसद भी आ गया। यही बाद में यहूद के साथ हुआ था कि जब वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि आखिरी नबी हमसे आएगा, वो बनी इस्माइल से आ गया, उनकी उम्मीद दम तोड़ गई, मायूस हो गए कि अब कोई नबी नहीं आना, तो वही इबलीसियत उन पर भी तारी हो गई और उसी हसद में वो भी जलने लगे। तो बस अब आप बहुत सारे तबकात को क्यास कर लीजिए, किसी को हुकूमत नहीं मिल सकी, किसी को वो जो भी उनका एजेंडा था वो नहीं पूरा हो सका, तो एक इबलीसियत की कैफियत है जो तारी हो गई। उनको पाकिस्तान की भलाई अब अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती। जो ये मैंने तफसील से इसका जिक्र क्यों किया, इसलिए किया कि जो इंटरनेशनल ताकतें मुखालिफ होंगी किसकी, इस मायदे की, जिनको तकलीफ़ होगी और यकीनन होगी, आखिर किसी को तो नुकसान है ना इस मायदे का, तो उनके लिए एक यहाँ पे पहले से जो है ना एक ज़मीन हमवार है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। राय आमा वो जो है ना उस पर असरअंदाज उनके ज़रिए से हुआ जा सकता है। तखरीब कारी के लिए जो है ना मटीरियल सारा दस्तयाब है, सिर्फ उसे फैसिलिटेट करना है। तो ये वाले ख़तरात हैं असल में, यानी अनस्टेबिलिटी का भी एक चैलेंज नए सिरे से पेश आएगा। जितना बड़ा आपने इकदाम किया है और जितना बड़ा ये इकदाम है, उतना ही ज़्यादा जो है ना काउंटर अटैक भी आएगा, और उसका जो बनेगा ना ज़रिया सबसे बड़ा ये है, ये नहीं अनसर्टेनिटी में इजाफ़ा करने की कोशिश। वो अनसर्टेनिटी सिर्फ तखरीबकारी में नहीं होगी, सिस्टम के अंदर से भी होगी। वो कभी कौन बगावत कर देगा, कभी कौन बगावत कर देगा, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। वो मेरा ख्याल है शुरू भी हो चुकी है। ये कुछ कभी अदालतों में आप देखेंगे, कभी वो कुछ ऐसे फ़ैसले, जैसे अभी भी एक फ़ैसले पे काफ़ी हंगामा खड़ा है, ये जो वफ़द गया हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें कोई एक फ़र्द ऐसा शामिल कर लिया गया कि हुकूमत इनकारी है कि हमने शामिल नहीं किया। तो असल में इशारा किधर है कि भाई वो तो मुक़तदर तबकात ने शामिल किया, मतलब वो कह नहीं रहे तो मराद उससे वो यही, यानी मैसेज जो दे रहे हैं वो यही है। तो किसी न किसी के ऊपर तो जाके धब्बा लग रहा है ना वो। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। फिर ये तखरीबकारी भी जा सकती हैं। इंडिया के हमले की तरफ भी हम पहले कह सकते थे जा सकती हैं, अब उनकी विल का हमें अंदाज़ा नहीं है कि मतलब वो जो भी 4 रोज़ा जंग हुई है उसके बाद अब इंडिया के अंदर इतनी इस्तेदाद बाकी रही है कि नहीं रही है, ये तो मुस्तकबिल बताएगा। लेकिन बहरहाल ख़दशा ख़तरा उसका भी मौजूद है। तो पाकिस्तान को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है, सियासी अदम इस्तेकाम का, तखरीबकारी का और बैरूनी जंग के मसलत होने का। एक चीज़ और भी होती है, पहले तो होती थी, पता नहीं अब उसकी कितनी अहमियत रह गई है। वो होता है भाई कोई एक फ़र्द अगर ऐसा है
तो उसको असैसिनेट कर दो, जैसे हमारे साथ होता भी रहा, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मरहलों पे हुए, तो उसका ख़तरा भी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। तो ये कुछ अंदेशे हैं इस मायदे के साथ जो जुड़े हैं। फ़ायदा वो माशी फ़ायदा भी है। और एक चीज़ बज़ाहिर बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके अंदर भी एक अंदेशा है। वो अच्छी ये होगी कि आप सियासी निज़ाम में इस्तेकाम लाने के लिए कहीं वन पार्टी रूल की तरफ ना चले जाएँ। वो वक्ती इस्तेकाम का बायस तो होगा, लेकिन वो मुस्तकिल लानत का सबब बन जाएगा, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है ना, ये टू पार्टी सिस्टम होता है। तो जब आप उसे खो देंगे इस फसाद को मिटाने के लिए, इस हद तक तो ठीक है। आप अगर वो जैसे एक इमरजेंसी होती है, रियासतों के पास इख्तियार होता है इमरजेंसी नाफिज करने का, तो उस इमरजेंसी की हद तक चंद महीनों के लिए अगर कुछ ऐसा करते हैं तो वो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम ही वन पार्टी रूल वाला लेके आते हैं तो वो मुल्क के लिए मुफीद नहीं होगा। अल्टीमेटली उसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, इस मायदे से बढ़कर नुकसान हो जाएगा। इसके वैसे हालात को नज़र नहीं देखिए, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सूरत तो जंग की थी, उसमें उन बड़ी मतलब पाकिस्तान नहीं, के आप अंदर कहते हैं हालात नज़र नहीं आते। मुझसे पूछें तो एक तरह से वन पार्टी रूल आ चुका है, गैर एलानी आ चुका हुआ है, हिज़्ब इख्तिलाफ का वजूद ही ख़त्म हो गया हुआ है। हिज़्ब इख्तिलाफ का एक जो रोल होता है कि जिसमें वो यानी हुकूमत के पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी गलतियों को आश्कारा करते हैं, उसे दुरुस्त रखते हैं, ये कहने को तनकीद है, लेकिन ये असल में वही बैलेंसिंग फैक्टर होता है। उन्हें ख़तरा होता है, खदशा होता है, कोई एक तामीरी तनकीद होगी तो वो हमारे जो है ना वो सियासी जो है ना वो नुकसान होगा। लिहाजा वो पहले ही बहुत सोच विचार के कदम उठाते हैं। ये एक नफ्स लव्वामा का जो किरदार होता है इंसानी जिस्म में, वो रियासत के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार होता है। लेकिन ये जब से एक वो हिज़्ब तखरीब या हिज़्ब शैतान टाइप चीज़ वजूद में आई है ना, तो उसने हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार को एक पेज पे ले आया है, वो पुश करके कि भाई हमने अगर तनकीद की तो इसका फ़ायदा वो उठाएंगे, लिहाजा लेकिन इसका फिर नुकसान ये हो रहा है कि पॉलिसियाँ उस तरह बन रही हैं कुछ। और फिर एक वर्टिकल तकसीम भी आ गई है कि सूबे तकसीम कर लिए हैं आपस में। एक पार्टी को एक सूबा मिल गया, दूसरी पार्टी को दूसरा सूबा मिल गया, और उसकी उस पर मोनोपोली हो गई। तो ये भी एक नुकसान है कि वो तो फिर अब जो चाहें फैसले करते फिरें। सूबों की हद तक जो है ना बद इंतज़ामी का एक सबब यह बनेगा कि कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं कि जो आपको मुकाबले आके वो मत्था दे या मुकाबले में खड़ी होकर तनकीद करे। तो एक दर्जे में यानी जबर से ही कहें या बग़ैर शायद फैसले के हो गया हो, हालात तो वाक़यात ऐसे बन गए कि आप वन पार्टी रूल के बहुत करीब आ चुके हुए हैं, आलमोस्ट चल रहा है। तो ये ठीक नहीं है, इसको मतलब नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ये तखरीबकारी ख़त्म हो, ये हिज़्ब शैतान वाला अंदाज़ ख़त्म हो, ताकि वो एक जो नॉर्मल प्रोसेस है वो शुरू हो। और ये भी ख़त्म हो। ये अगर ये किसी मिसाक जमहूरियत में ये तय हो गया है कि फ़लाने सूबे में हम नहीं अपना कैंपेन चलाएंगे इलेक्शन की और हमारे सूबे में तुम नहीं चलाना, तो ये कोई जमहूरियत की रूह नहीं है। फिर मुदाखलत नहीं, ये कोई जमहूरियत की रूह नहीं है। ये तो फिर ये तो जैसे माफियाज इलाके बांटते हैं, ये उस तरह की चीज़ हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ही गैर जमहूरी रवैया है और इसका नुकसान है भुगतेंगे हर जगह पे। जहाँ पे भी मिलापली होगी, अजारादारी होगी, सियासी अजारादारी हो या माशी अजारादारी हो, तो वहाँ एक्सप्लॉयटेशन होगी, वो बैलेंसिंग फैक्टर बीच से निकल जाएगा। तो ये फ़ायदे अपनी जगह पे, नुकसानात का भी अंदेशा है। लेकिन ये कि हम चूँकि पाकिस्तान के जो है ना सितारे अच्छे हैं, तो इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएगा और जल्दी सीख जाएंगे। गलती भी करेंगे तो शायद जल्दी सीख जाएंगे। ये एक उम्मीद की वो बात है। बाकी पुरानी तारीख़ को देखें तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा महसूस होता है कि शायद कोई भलाई नहीं होगी। भाई वो बाहर से फंड आते भी हैं तो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, कुछ होते हैं। तो वो उस चीज़ को अगर देखेंगे तो मायूसी की बात होगी। लेकिन ये कि ये देखें ना, 4 महीने में स्टैंडर्ड ही बदल गया ना हर चीज़ का। तो वो जैसे एक बात होती है ना, कहा जाता है कि फलाना जो है ना वो मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना हो जाती है। किसी आदमी की कामयाबी का एक ये होता है ना, मिट्टी को हाथ लगाए सोना हो जाती है। बाज़ बेचारे सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी हो जाते हैं। तो इससे पहले का अगर हमारा दौर वो था कि सोने को हाथ लगाएं तो मिट्टी हो जाए, तो अब ये जो नया दौर आया है इसमें मिट्टी को हाथ लगाते हैं सोना हो जाते हैं। ये तो मौजज़ा है ना जी, सियासी मौजज़ा है कि चाइना भी आपसे राज़ी, अमेरिका भी राज़ी, रशिया भी आपके साथ, ईरान भी, सऊदीया भी। अभी वो क्या वो है जी, चाचू सियासत करो हो कि कमाल करो हो तुम कत्ल करो हो कि कहते हैं ना आपके सितारे, जिसे कहते हैं ना टूवर्ड्स इंक्लिनेशन आपकी एक पॉजिटिव है। खैर ये हमारे प्रोग्राम में
मतलब शदीद जब मायूसी भी थी, तो हम उस टाइम भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो ये आपको बता भाई वही किधर से आती थी, मुझे थोड़ी सी वो वही का बताएं। और अभी जो क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में और जिस तरह ट्रंप उसने जिस तरह उसको देखिए, ठीक है हम कोई उसको एक कोई वो आइडियल सिनेरियो नहीं कहते, लेकिन जैसे डिप्लोमेसी होती है या उसके जो एक टर्म्स होते हैं और उसकी जो तकलीफ़ इंडिया में, अभी मैं कल उसकी तकरीर सुन रहा था उनके जो वज़ीर आज़म पंजाब के, उसने पंजाबी के अंदर वो अपने वज़ीर आज़म के उन्हें कहा देख ये केड़ा पंजाब है साड़ा लहंदा पंजाब पंजाब है उन्हें कहा लहंदे पंजाब वाले ने या उन्होंने ਉਹਦੇ वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने उन्हें किस तरीके नाल जाके अपने ताल्लुकात बनाए, तू की था। मतलब अब देखें जो इंडिया का मुकाम है, जो मोदी ने जो उसके मुकाबले में पाकिस्तान उस तरह नहीं है, लेकिन जिस तरह जो पिछले महीनों में जो पोजीशन क्रिएट हुई जैसे भी हुई, तो उस हवाले से देखिए फ़र्क भाई, ये पहली चीज़ तो ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह वही कहाँ से जो आ सकती है, वही का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है, दुनिया में किसी के नहीं आती। हालात और वाक़यात का तज्ज़िया अगर करें तो चीज़ें जो है ना ख़ासी हद तक आप उसकी कबल अज़ वक्त एक पेशन गोई कर सकते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक पहला एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो दुनिया में यूनिक है। सही है। मतलब तुर्की थोड़ा सा करीब जो है ना इसके आता है, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक रशियन जो है ना वो फैक्टर आता है कि रशिया के लिए तुर्की की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कि जो रशिया जो बहरे अस्वद है जिसे ब्लैक सी कहा जाता है, वहाँ से जो सामान गुज़रता है तो वो बॉस्फोरस से गुज़र के फिर आगे मेडिटेरियन में आएगा और दुनिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की तो जो पोजीशन है वो ऐसी है कि पूरे गल्फ़ का जो ऑयल है वो पाकिस्तान से गुज़र के जाता है, और फिर इसके पीछे जितना चाइना है वो सेंट्रल एशिया पूरा लैंडलॉक है अफ़गानिस्तान समेत, और जो चाइना है वो सेमी लैंडलॉक है, यानी कि उसके पास है तो सही कि बहरा जनूबी चीन उसके पास है, वहाँ पे लगता है, लेकिन वहाँ से जब निकलता है तो वो एक बहुत तंग नैरो जो है ना, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का या आबनाए मलक्का कहा जाता है, वहाँ से निकलती है। वो 22 किलोमीटर की बहुत तंग सी पट्टी है, जिसमें एक तरफ सिंगापुर है जहाँ पे अमेरिकन पोर्ट बने हुए, बेसिस बने हुए हैं, उसके बिल्कुल सामने इंडिया है जहाँ पे के इंडियंस जो है इन्होंने वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं वहाँ पे अब बहुत बड़ा नेवल बेस बनाया हुआ है। तो वो बेसिकली उसको उन्होंने वो किसी भी वक्त उसको रोक सकते हैं या उसके खलल डाल सकते हैं, उसके चोक पॉइंट्स उनका है। और उसके दूसरी तरफ देखें तो आपको इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, या फिर आपको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा दुनिया का यहाँ से आने के लिए। तो ये वाली जो पाकिस्तान की पोजीशन थी, ये खुसूसन जो 80s के बाद का जो दुनिया थी, जहाँ जो है ना सोवियत यूनियन टूट गया था और रशियन अपना सोवियत ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद इसकी पोजीशन जो है एक ऐसी थी कि ये किसी भी तरीके से इससे रोका नहीं जा सकता था एक रीजनल पावर बनने के या रीजनल हब बनने के। अब इसको रोकने के बहुत सारे तरीके थे, जैसे खालिद साहब ने कहा कि इंतशार की एक मुसलसल कैफियत थी जिसने इसे रोका हुआ था। मतलब आप देखें कि 80 के अंदर ही कराची के अंदर जो सूरत हाल हुई, उससे पहले कराची पोर्ट और कराची शहर जो है, ये इस दौर में आप 40s में अगर आप देखें तो आपको 2 ही शहर पूरे फार ईस्ट तक नज़र आएंगे, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन, इस पूरे ख़ित्ते में एक बम्बई और एक कराची, बाकी कुछ भी नहीं है। ये ना दुबई ना शारजा ना कुछ, ये तो मछेरों की बस्तियां थी। सऊदीया के अंदर आप देख लें कि मतलब जिस वक्त कराची के अंदर बड़ी बड़ी जो है ना वो टाउन हॉल और वो बने हुए थे, तो उस वक्त जो है ना 60s में जद्दा के अंदर जो 70% बिल्डिंग्स थी वो कच्ची मट्टी के बने हुए घर थे वहाँ पे 70s तक। बिल्कुल सही। उसके बाद जो है ना वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, तो ये पोजीशन थी इसकी। लेकिन फिर उसको पहले तो ये है कि ज़ाहिर है जो वो रशियन सोवियत ब्लॉक था वो आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान को फिर वेस्टर्न ब्लॉक में जाना पड़ा, उसकी वजह से उसके मामलात थे। लेकिन जब वो ब्लॉक ख़त्म हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई हर्डल नहीं थी, फिर हर्डल यही चीज़ें थी, ये इंतशार की मुसलसल कैफियत थी।
तो हम भी जब डिस्कस करते थे तो इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते थे कि भाई अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ये थोड़ा सा एक जो है ना, जिसे कहते हैं कि आप ये समझेंगे बारूद का एक ढेर पड़ा हुआ है आपके सामने, बस उसको तीली लगाने की देर है। वो लग गई तो फिर आपके लिए जो है ना वो सारा जल उठेगा, भड़क उठेगा। पॉजिटिव मीन्स में मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इस तरह की जो है ना अपॉर्चुनिटी थी। तो यही हुआ कि आपके ऊपर जो है जिस तरीके से इंडिया ने पिछले, अगर आप देख लें कि 20 साल जो थे, उसमें जो उन्होंने किया 2000 तकरीबन 6-7 से उन्होंने शुरू की थी कैंपेन के पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, और वो बड़ी हद तक अपने तौर पे आइसोलेट करने में कामयाब हो गए थे। सही दुनिया के अंदर आप देखें ना कि आप ग्रे लिस्ट में चले गए, जो उसके ऊपर एक FATF की ग्रे लिस्ट में उसके ऊपर आपके ऊपर कई तरह की फाइनेंशियल जो है ना वो सैंक्शंस लगी। यहाँ तक कि जब बालाकोट का अटैक किया 2019 में, आप देख लें कि जब बालाकोट का अटैक होता है तो इंडिया के ऊपर दुनिया के किसी मुल्क ने सैंक्शन नहीं लगाई। अभी के पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को उसने बड़ा खुलेआम चैलेंज किया, आके KPK के अंदर वो बमबारी करके गए, लेकिन इसके बावजूद किसी मुल्क ने किया ये पाकिस्तान की पोजीशन इकरार किया उन्होंने, हाँ से उसको वो किया और धड़ल्ले से, और इतने खुले जो है ना उनका वो था। लेकिन पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर कोई मतलब उस तरीके से रिएक्शन नहीं दिया। ये कर दिया और क्या करूं, हमला कर दूं, या ये कहा कि तेल मुक गया साढ़े टैंकर, वो टैंकों में तेल ही नहीं है। वो इस किस्म कौम का मोराल क्या था? मोराल, यस, यही वो चीज़ें थी। हम आधा घंटा धूप में खड़े रहेंगे, हमने घड़ी बना दी है, जो उसके कश्मीर का सारा कुछ हो गया। और जब इतना बड़ा इवेंट हुआ, मुशर्रफ के दौर से लेके, वही कह रहा हूँ ना, वो 20 साल तो उधर से चल मैं तो वो वही चीज़ बयान कर रहा हूँ कि ये तो एक्सट्रीम था उस दौर, वो एक्सट्रीम आया। और ये बाकायदा कौम के जहनों में वो जो मायूसी की कैफियत अभी खालिद साहब ने कही है, तो ये मायूसी की कैफियत ऐसे नहीं है कि ये अचानक से कुछ लोग हैं तो ये आ गई। ये बड़े अरसे से प्लांट की जा रही थी, उसको पानी दिया जा रहा था उन बीजों को, वो परवान चढ़ाते चढ़ाते यहाँ पे आ गई। अब जो है सिर्फ आप एक दफ़ा खड़े हो गए, अभी भी वैसा ही था। मतलब जो पहलगाम अटैक होता है वो फॉल्स फ्लैग था या उसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट थी, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सब्जेक्ट है। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से उसे यूज़ किया कि जनाब हम तो सीधा पाकिस्तान पे ही अटैक करेंगे। आप देखें कि पाकिस्तान उसे ऑफ़र करता है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, या वो कहते हैं कि जी जॉइंट को छोड़ें, आप ऐसा करें कि इंटरनेशनल कोई जो है ना इन्वेस्टिगेशन इसकी करवा लें। वो कहा नहीं जी परवाही कोई नहीं, वो उसको उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो जो हेजमनी थी कि जी इंडिया बहुत बड़ी पावर है पाकिस्तान के ऊपर, वो कहा पाकिस्तान को तो हम तो इसके न्यूक्लियर जो है ना थ्रेट को भी नहीं मानते, हम न्यूक्लियर थ्रेट करता है पाकिस्तान, हम तो इसको भी नहीं मानते, ये भी कोई चीज़ नहीं है। कन्वेंशनल वॉर में तो पाकिस्तान खड़ा ही नहीं, अभी तो कन्वेंशनल ही हुई है, और मैशत में भी इतना कमज़ोर है, तो वो तो मतलब यही है ना कि वो उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया जी ये तो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, इसका तो है ही नहीं। और यहाँ पे अंदर भी से भी वही आवाज़ें बात आ रही थी कि ये डिफ़ॉल्ट कर गया, कल हो जाना है, परसों हो जाना है, ये अवाम भी साथ नहीं है, अवाम भी नहीं है, फौज उसके। लेकिन वो सारी चीज़ें होने के बावजूद चूँकि वो पीछे मौजूद थी वो चीज़, तो जैसे ही अटैक हुआ और पाकिस्तान ने थोड़ा सा पहली दफ़ा थोड़ा सा एक गैरत का मुजाहरा किया, और कम से कम हमारी जो जनरेशन थी उसने भी पहली दफ़ा ही देखा। गैरत के साथ समझदारी के साथ वही थोड़ी सी समझदारी हमने भी पहली दफ़ा ही देखा है। मतलब हमें 40 साल जो है वो तो ऐसे ही गुजरे थे ना, वो वाला तो नहीं है, वो रही है, लेकिन कभी खुल के आप नहीं आए। वो ज़ियाउल हक के दौर में शायद हुआ हो, लेकिन वो तो हमसे पहले की बात थी। ज़ाहिर उस वक्त हम बहुत जो है ना वो मेरे ख्याल में प्राइमरी स्कूल में थे, तो ज़ियाउल हक साहब की जो है ना शहादत हो गई थी, लेकिन उसके बाद से तो हमने कहीं नहीं देखा था यहाँ पे। तो जैसे ही वो हुआ तो लोगों को वो एक करज आई, और उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। ज़ियाउल हक साहब के दौर तक ऐसा था ना कि थे तो माशी तौर पे भी कमज़ोर, मतलब जंगी तौर पे भी ये तो नहीं समझा जाता था कि हम इंडिया से ताकतवर हैं, लेकिन वो बहरहाल हम शाना बशाना वाले थे। मतलब एक वो जो एक टोर होती है ना बंदे की मुकाबले वाली, ये वो तो वो एक आपके रिएक्शंस में वो मौजूद थी, हुकूमती सतह पे भी मौजूद थी। लेकिन ये बाद में असल में जो है ना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ख़ास तौर पे ना जाके फिर ये तय हो गया था कि भाई इंडिया बड़ा भाई है और हमने उसके ताबे रहना है। लेकिन वो फिर वो बड़े भाई से वो बदमाश बन गया। वो हजमनी वाला जो मसला था ना, असल में वो फिर वो परसेप्शन थी हजमनी की, थी नहीं हजमनी जी।
तो उस परसेप्शन को मज़ीद जो है ना मुस्तहकम करने के लिए उसने ये वाला पंगा ले लिया, तो अल्लाह ने एक चांस दे दिया। तो हम इस असल में ये फ़र्क पड़ा है कि हम वापस बराबरी की सतह पे आ गए, बल्कि शायद कोई बेहतर सतह पे आ गए। नहीं खालिद साहब, अगर पिछले आप देखें तो मतलब पिछले 5-10 साल के अंदर इंडिया तो कहता था कि हाइफनेट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, कि इंडिया और पाकिस्तान को एक उसके अंदर ना आप रखें कभी भी। और ये मान ली गई थी बात। जी, देखें ये जो एफ पाक का मामला है ना, ये असल में यही मानना है कि इंडिया और कैटेगरी में आता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बराबर की कैटेगरी में आते हैं। इसको उस अफगानिस्तान वाली कैटेगरी। हाँ, पहले इंडो पाक होता था ना, ये अब एफ पाक हो गया था। तो ये उससे ये फ़र्क पड़ा था ना, अब वो वापस जो है ना, वो बल्कि अब वो दोनों के लिए मेरा ख्याल है नुमाइंदा भी एक ही मुकर्रर कर दिया गया है। वो एक ही कर दिया गया है, और उसमें तो खैर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप इस चीज़ का एक और कि इंडिया इस बात को टॉलरेट नहीं करता था कि कोई बंदा मतलब आएगा ख़ित्ते के दौरे पे और वो इंडिया भी आए और पाकिस्तान भी एक ही दौरे के दौरान गिरे। वो कहते नहीं, अलग अलग होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो इंडिया ना आए, अगर इंडिया आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान नहीं जाना आपने। और लोगों ने किया ये चीज़ पिछले अरसे में। लेकिन ये सारा जो है ना, जब ये चेंज हुआ तो फिर हमारे सामने जो है ना एक मुख्तलिफ सूरत हाल, एक मुख्तलिफ चीज़ आई। जो आपने खालिद साहब से सवाल किया था, मैं उसमें 2-3 चीज़ें सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ मुख्तसर सी, कि देखें इस मायदे का एक लाजमी नतीजा तो ये है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है उसने बूस्ट अप होना है। और उसके अंदर चूँकि इस अभी वो बातें आना शुरू हो गई हैं कि सऊदी और पाकिस्तान में मिलकर एक म्यूचुअल फंड बनाएंगे जिसके अंदर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके तहत नए हथियार बनाए जाएंगे और नई डेवलपमेंट्स होंगी, R&D की जाएगी। फिर इस मायदे में चूँकि अगले 3-4 महीने में ये उम्मीद की जा रही है कि 2-3 मुल्क मज़ीद जो है ना अरब मुल्क शामिल हो जाते हैं। और अगर ये वही सूरत हाल बनती है तो जिस तरीके से अमेरिका की देखें ना, अमेरिका पैसे किससे कमा रहा था? अपनी डिफेंस इंडस्ट्री से कमा रहा था। और वो डिफेंस जितना अमेरिका बनाता था वो कहाँ सेल होती थी? वो सारी मिडिल ईस्ट में सेल होती थी। अब ज़रा इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आएँ कि यहाँ पे होगा क्या कि पाकिस्तान का अगर मिडिल ईस्ट के साथ मुआहदा है तो होगा क्या कि पाकिस्तान वहाँ पे ज़ाहिर अपना बना सकता है, बेसिस बना सकता है, उसके अंदर अपना असला रख सकता है, इस पे तो कोई इतराज़ नहीं है। अब आपके मतलब मिज़ाइल कंट्रोल ट्रीटी जो है उसके मुताबिक कोई मिज़ाइल आप जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो। उधर बना तो सकते हैं? नहीं, आप बनाएं और वहाँ रख लें, जैसे अमेरिका ने किया हुआ है ना। अमेरिका ने भी मतलब सऊदीया को कौन सा मिसाइल दिया अमेरिका ने, कतर को कौन सा दिया, लेकिन उनके जितने जो बेसिस हैं अड्डे बनाए और वहाँ पे ला के रखे, इसलिए कि वो ट्रीटी की वायलेशन में नहीं आती। वो अपना अड्डा है, वो अपना अड्डा है। अब पाकिस्तान और मतलब चाइना ने मिलके जो जॉइंट वेंचर में जो चीज़ें बनाई हैं उसको दोनों इस्तेमाल करेंगे, या इंडिया और रशिया ने मिलके ब्राह्मोस मिसाइल बनाया था, दोनों के जॉइंट वेंचर से बना था, तो वो इंडिया भी इस्तेमाल करता है और रशिया तो खैर उसको नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन इंडिया उसको इस्तेमाल कर रहा है। और वो चूँकि जॉइंट प्रोडक्शन है इसलिए उसके ऊपर कोई जो है ना वो बाउंडिंग जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे इसलिए अब दोनों चीज़ें होनी है, एक तो यहाँ पे R&D होनी है, इस इंडस्ट्री को जो है ना वो बूस्ट मिलेगा। सेकंड वन जो चीज़ है वो है कि जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है वो भी जॉइंट वेंचर करेंगे इसके अंदर, ताकि पाकिस्तान और चाइना के जो जॉइंट वेंचर में चीज़ें होंगी वो बेसिकली मिडिल ईस्ट में जाएंगी, मार्केट मिल जाएगी वहाँ से। डायरेक्ट चाइना एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस भी हैं, वो बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस रूट से जब जाएगी तो इसके ऊपर कोई टेक्निकली एतराज़ जो है ना वो नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कि इसका अल्टीमेट जो है ना वो रिज़ल्ट निकलेगा। सेकंड जो चीज़ है कि देखें जब ये मायदा हुआ है तो इसमें आपकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी फ़ास्ट मोबिलिटी जो है ना वो ज़रूरी है। फ़ास्ट मोबिलिटी कि आप तेज़ी के साथ जो है ना अपनी फ़ौज को, अपने हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें। अगर मतलब पाकिस्तान से होता है, ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी फ़ौज पाकिस्तान के पास ही है, ना सऊदीया के पास है, ना कतर, ना कुवैत, ना किसी भी मुल्क के पास। तो आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कितनी देर में कहाँ लेके जाते हैं, दुनिया के अंदर जो डिफेंस पैक्ट है वो उसी की बेस के ऊपर चलते हैं। अमेरिका की मतलब सबसे बड़ी जो है ना वो लॉजिस्टिक अमेरिका के पास है, उसके बाद जो है वो रशिया के पास है, फिर चाइना के पास है। तो इस लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए भी जो है ना वो 2-3 चीज़ें अगले अरसे में हम देखेंगे कि एक बड़े पैमाने पे जो नेवल
अपग्रेडेशन जो है ना वो भी होनी है, और फिर एयरफोर्स में जो लॉजिस्टिक्स जो होती है, हैवी लिफ्टर्स जो हैं जहाज़, वो जो है ना वो आएंगे, बनेंगे, उसकी जो है ना टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती है या डेवलप हो सकती है। उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि एक मतलब ये है कि ब्राज़ील के साथ उनकी इंडस्ट्री के साथ जो है ना वो एक जॉइंट वेंचर हो सकता है, और एक चाइना के साथ। फिर तीसरी चीज़ जो इसमें आ चुकी है, जिसकी ख़बरें खासी हैं और मेरे ख्याल में कुछ अरसे में इसका एक मायदा भी हो जाएगा, वो ये है कि जो टर्किश 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है कान, उसकी प्रोडक्शन लाइन भी पाकिस्तान में आएगी। तो ये मतलब इसका बुनियादी असर तो है उसमें ही, डिफेंस के अंदर ही है, लेकिन ज़ाहिर है इसका फ़ायदा पूरी इकॉनमी को होगा, लोगों को नया रोज़गार मिलेगा, वो पैसे जो है ना वो आपकी इकॉनमी के अंदर जब आएंगे तो उससे फ़ायदा जो है ना हासिल होगा। और यहाँ पे फिर अगला इम्तहान हुकूमत का आता है कि वो जो ये पॉजिटिव होती है उसे लोगों कितना तक फ़ायदा कैसे जो है ना मुंतकिल करती है। क्योंकि अब तक तो हमने यही देखा है कि पाकिस्तान हो या जो साउथ एशिया के जितने भी ममालिक हों, वो जो भी काम कर रहे होते हैं उसका जो फ़ायदा है वो आम आदमी को मुंतकिल नहीं होता। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इंडिया है कि इंडिया ने सस्ता तेल रशिया से लिया, जिसके ऊपर आज सैंक्शंस हैं, जिसके ऊपर अमेरिका ने और अब यूरोपीय यूनियन लगाने जा रही है। उसका नुकसान तो आवाम को पहुंचेगा, लेकिन जब सस्ता तेल जो है इंडियन रुपीज़ में उन्हें 20-22 रुपए के हिसाब से रशियन तेल मिल रहा था, तो इंडिया के लोगों को तेल वही 120-130 रुपए जो है ना हो रहा था। चंद कंपनियां कमा रही थी और हुकूमत कमा रही थी। इधर भी तो जजीरे बनते रहे हैं ना। यही जो है ना, मतलब वो जो कोलिशन सपोर्ट फंड था जिसके ऊपर हमने वो किया, तो वो भी आवाम तक कहीं नहीं पहुंचा। वो शौकत अजीज़ की इस्तिलाह में ट्रिकल डाउन नहीं किया, ट्रिकल डाउन नहीं मईशत ने ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें जो है ना, इम्पोर्टेंस अब इस चीज़ की है कि कैसे हुकूमत इसको करती है, और अगर इस हुकूमत ने ये काम किया तो फिर जो है ना ये एक देर पा इसका फ़ायदा जो है ना होगा, और ये लोग भी इसके साथ खड़े होंगे। वरना तो ये है कि कुछ अरसा ज़ाहिर है इसका जो चाम है वो रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, लोग इससे भी मायूस हो जाएंगे। तो खालिद साहब, ये जो वायदा था, इसके मुआहदे के फ़ौरन बाद अभी इसी हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दर्द की दवा, मेरे दर्द जी। तो ट्रंप के साथ मुलाकात, और मुलाकात के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी, मेरे ख्याल से वो बॉडी लैंग्वेज आज से जो पहले के जो मुलाकातें उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। मैसेज बड़ा लाउड है, और उसके बाद जो फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जाके फिर तिलावत की है जो अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान भी दिया है खालिद साहब, हाँ उसके हवाले ठीक, से। मतलब देखें उसने जो नेतन्याहू की तकरीर है उसका जो मतलब देखें चीज़ें तब्दील हो रही हैं, कितना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुई, लोग उठ के चले गए, मतलब बड़े थोड़े से लोग बैठे हुए थे, और इस तरह देखने को नहीं। और वज़ीर आज़म साहब ने 12 कबीले बनी इसराइल के हैं तो 13 लोग बैठे, 13 लोग हैं, एक अमेरिका लेकिन वहाँ पे भी बॉडी लैंग्वेज, मैसेज बड़ा क्लियर, ठीक है। एक चलें ठीक है, गलतियाँ थी, वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं तिलावत की, लेकिन उस बंदे का एक वो मैसेज देना भी, और फिर अपने मौक़िफ़ को मईशत के हवाले से चीज़ें उन्होंने, फिर एक उनका जो सिग्नेचर स्टाइल है मुक्के वाला, वो भी करके दिखाया। माइक तो नहीं टूटा नहीं, माइक बच गए उसने लेकिन जो है लकड़ी के ऊपर मुक्के शुक्के करके, तो चाचू की परफॉर्मेंस। अच्छा देखें, पहली बात तो ये ना, जब आपकी वही मोराल अप होता है और एतमाद में आप होते हैं, तो फिर आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद बदल जाती है। और जब आप वैसे ही डीमोरलाइज्ड हों तो बॉडी लैंग्वेज भी उसी के मुताबिक होती है। अवानु सारों में ऐसा ही, इंसानी अवान, इसमें वो कुत्ता जिसकी दुम ऊपर होती है उसके लड़ाई लड़ने का अंदाज ही और होता है, तो जिसकी दुम टांगों में चली जाए वो बिल्कुल और शे हो जाते हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है इंसान के ना, वो जब ये ज़हनी कैफियत जो उसकी होती है, एतमाद उसे कोई और शे बना देते हैं, और जो एक हिम्मत टूटी हुई हो तो वो कोई और शे बना देते हैं। तो ये असल में हमने 20-25 साल पूरे जो गुजारे हैं ना, ये एक टूटी हिम्मत के साथ गुजारे। वो परवेज़ मुशर्रफ की हिकमत ने जलील और रुसवा कर दिया, तो वो वैसे ही हम वो जो है ना बातें किया करते थे, कागज़ी बातें जिनकी कोई हैसियत नहीं होती थी, और ये उनको पता होता था हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो हुआ है ना, असल में हमें शायद कम महसूस होता है, लेकिन ये 4 रोज़ा जंग ने बहुत, ये गेम चेंजर जंग हुई है। यानी इसमें जो रोल था ना, मैं सर एक जुमला मैं बस ये कह दूं, वो ट्रंप ने जो कॉफिन लगाया हुआ था ना, तो फ्लैग के साथ उसके ऊपर एक जहाज़ की भी थी,
और वो जो पिक्चर फिर वायरल हुई है, और सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन वो इंडिया में हो रही थी कि वो जो उसने फाइटर जेट का जो लगाया था, फिर बाद में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को उस पर वो रिलीज़ करना पड़ा, उसकी वजाहत, या हमारा ये F-22 है। तो शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ के साथ मुलाकात और कफिन लगाना जहाज़ वाला, तो वो जो आपकी बात है ना कि हमारे लिए तो 4 रोज़ा जंग थी। हाँ, और असल में मुझे जो जैसे मुझे महसूस होता है मुताबिक कि जो यानी एक रोल था असल में इसराइल का मशरक़ वस्ता में, वो रोल ख़त्म हो रहा है और वो रोल पाकिस्तान के पास आ रहा है। वो नेगेटिव रोल था, ये पॉजिटिव रोल होगा। मतलब उसको आप ये देखें कि भाई अरबों को काबू करके रखना है और उन्हें डरा के रखना है और धमका के रखना है, वो कहीं हमारे उस एजेंडे के ख़िलाफ़ ना चले जाएं। ये रोल था इसराइल का, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो वो सारा रोल आपके पास आ गया है। अब आपने उसे बरादराना तरीके से लेके चलना है। तो ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है। और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये इस पर रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी, ईरान की तरफ से आनी चाहिए थी, तुर्की की तरफ से आनी चाहिए थी, यानी जो उस रोल का ख्वाह हो सकता है उसके अंदर वो आनी चाहिए थी, नहीं आई। तो इसका मतलब है ये होती है हेजमनी, जिसे कोई चैलेंज करने वाला ना हो। अब ये अखलाकी तौर पर ये हेजमनी बनी है या यानी आपकी वो फायर पावर की बुनियाद पे बनी है, मैं ये इस पे नहीं कह सकता, लेकिन ये हेजमनी होती है कि जो मुसल्लमा हो, जिसे तस्लीम किया जाता हो, तो वो मुसल्लमा हो गई है। और मुझे अब इसराइल का मुस्तकबिल जो है ना कोई ख़ास नज़र नहीं आता, यानी ये इस सिनारियो में चीज़ ये लगती है। अब अगर सचमुच ये बात है, मुझे तो वैसे एक अंदाजे की बुनियाद, मेरे पास कोई ख़बर तो नहीं है, लेकिन सचमुच अगर ये बात है तो फिर अब मुझे बताओ वो बॉडी लैंग्वेज उसके साथ सूट करती है या नहीं करती है? करती है। तो उस बॉडी लैंग्वेज से जो मैसेज मैं परसीव कर रहा हूँ वो ये है। तो इस वजह से वो तो बिल्कुल मुझे उसकी समझ आ रही है कि वो क्यों है। अच्छा, ये जो है ना अपना, ये आपने वो जो पिन वाली जहाज़ वाली बात की है ना, ये वैसे ही बेचारे हमारे वो सांप का जला जो होता है क्या डसा, वो रस्सी से भी वो खाते हैं ना। तो ट्रंप ने इतनी दफ़ा 7-0 6-0 नहीं मोर देन 7 वो कर लिया हुआ है ना कि वो लगता ही है कि ये कोई इंडिया के ख़िलाफ़ ही इसने कोई हरकत की है, लेकिन वो शायद उसका इसका बैकग्राउंड कुछ और था। वो उससे पहले मुलाकात करके आ रहा था उससे उर्दगान से ना, तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो ये F-22 ख़रीदें। उनकी ख्वाहिश है कि हमें 35 दें। वो उसमें इज़राइल जो है ना वो रुकावट है, वो नहीं चाहता कि तुर्की के पास F-35 आए, मुखालिफ है उसका। तो ये इसलिए वो लगा के गया था, यानी ये जैसे होता है ना वो लोगो होता है प्लेयर्स का, तो वो एक तरह से वो ब्रांड प्रमोशन करने के लिए गया था। लेकिन हाल साहब वैसे इतने सरबराह मुल्कत की मुलाकात हो रही है, उसको उतारा भी जा सकता है, प्रोटोकॉल अफसर होते हैं, इतनी तो नहीं है कि वही कोट पहन के आ गया। मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूँ कि भाई इंडिया को अल्लाह ने जलाना था तो वो भूल गए, प्रोटोकॉल अफसर भी भूल गया, ट्रंप भी भूल गया, लगा के आ गया। वो वाक़या में आपको फिर जब वो शायद अब मुझे बरतानवी इनका जो सफ़ीर मिलने आया था, जो खिलाफत के सरबराह थे, सुल्तान अब्दुल हमीद मेरे ख्याल से, तो जब वो मिलने गए और मामला यही था तौहीन रिसालत के हवाले से कुछ ऐसा मसला था, तो वो डॉक्टर साहब भी मेरे ख्याल से सुनाया करते थे कि वो फिर पूरा ड्रेसअप होके गए और अपनी वो हथियार के साथ गए। कुछ मुझे अब उसकी वो कनेक्शन नहीं है, तो ये नहीं है कि जो चीज़ पहनी होती है या जो चीज़ आप नहीं ठीक है सारी बात, लेकिन बहरहाल चलें, मतलब यही उधर भी पहना हुआ था, वहाँ तो इंडिया का मसला नहीं था ना, बस चलें इतनी बात तो हो गई। तो थोड़ा यार वो सब्र करें, वो ज़्यादा ही दिल पे ले गए। मैं इस पे नहीं, उन्होंने खुद डिस्कशन किया है, और वो मतलब ये तो खैर इंटरनेशनल जो हमारे वो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ ये ट्रेंडिंग पे चल रहा था, वहाँ खुद फिर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को ये वजाहत जो आप वजाहत दी है, तो ये वजाहत उन्होंने की है, फिर उसके थोड़े से मरहम रखी है ना। हाँ, तो बहरहाल देखें, ये अच्छी बातें हैं अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल जब भी आपको कोई मौका मिलता है तो उस मौके के बराबर ही ख़तरात भी पैदा होते हैं। जब तक आप वो वर्ल्ड वाइड हेजमनी कायम नहीं कर लेते कि कोई आपके आगे खड़ा ही ना हो, तब तक तो यह सिलसिला जारी रहता है, आपको टांगें खींचने का काम जारी रहता है। इस साइड पे तो ये चीज़ हो गई ना, अभी इंडिया की साइड पे तो नहीं हुआ ना, इंडिया ने तो हमें नहीं उस तरह यानी वो हैसियत तस्लीम की, डर गए, लेकिन ये कि बहरहाल अभी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो बहरहाल इसलिए थोड़ा सा
फ़ायदे की बातें अपनी जगह पे, लेकिन ख़तरात ख़त्म नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो इससे बड़ा है। वो सिर्फ एक उम्मत मुसलमा के तस्वुर को यानी कौम की सतह पे उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की असल तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए बना था। अभी वो हसन इलियास साहब जो है ना, कहीं अक़वाम मुत्तहिदा के किसी प्लेटफार्म पे कोई गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि ये इस्लाम की बड़ी गलत तस्वीर है जो ये पेश कर रहे हैं रवायती लोग, और ये और वो सारा बड़ा उन्होंने यानी अमेरिका को एक तरह से मदद के लिए पुकारा है कि हम इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो आप हमारी बाजू मजबूत करें। वो तो पहले कर चुके हैं अमेरिका। तो भाई इसका इलाज ये यानी इस्लाम को मज़हब बनाना तो नहीं है। इसका इलाज ये है कि वो तस्वीर अगर सही नहीं पेंट हो रही तो आप सही तस्वीर दिखाएं इस्लाम की क्या है। तो वो पाकिस्तान उसके लिए बना था कि भाई पता चले दुनिया में कि ये हुर्रियत, अखुवत और मसावात का जो निज़ाम तुमने दिया है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, या जो इस्लाम ने दिया है वो है। तो ये तजर्बागाह बनने के लिए उस मकसद की तरफ अगर पेशरफ्त नहीं करते ना, तो ये एक चीज़ ये भी होती है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं तो फिर तकलीफ़ें नहीं देते, खुशहाली दे देते। ठीक है ना। तो फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब वो भूल गए उस चीज़ को जिससे उन्हें समझाया गया था, फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हम उन पर दरवाज़े वाह कर देते हैं हर चीज़ के, यानी खुशहाली के। हत्ता इज़ा फ़रिहू, यहाँ तक कि जब उस खुशहाली पर इतराने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं। अख़ज़नाहुम बग़ततन, तो हमने उन्हें पकड़ा अचानक। फ़इज़ा हुम मुबलिसून, वो बुझ के, मायूस का लफ्ज़ आ गया इबलीस का अब वो इबलीस वाली कैफियत में चले जाते हैं। कोई उम्मीद उनकी बाकी नहीं रहती, कोई आरजू बाकी नहीं रहती। ये ख़तरा हर वक्त महसूस करते रहना चाहिए ना कि जब तक आपने उस असल एजेंडे की तरफ पेशरफ नहीं की जिसके लिए कि पाकिस्तान बना है, तो अंदेशा हाय दूर व दराज जो है ना वो हमें घेरे रहेंगे, सोच पर छाए रहेंगे। तो वो ख़तरा अपनी जगह पे मौजूद है। नहीं, ख़तरा तो वैसे खालिद साहब कुछ और भी हैं। मतलब ये जैसे आपने बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो ट्रम्प साहब से मुलाकात भी हो गई, तस्वीर भी जो है ना, एक तरफ फील्ड मार्शल साहब खड़े थे और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब खड़े थे। तकरीर भी बड़ी अच्छी की, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी वो सामने आई है जिसका जिक्र खालिद साहब ने किया था, मेरे ख्याल में तो उसको थोड़ा सा खोल के बात करनी चाहिए कि ये ख़ातून जो प्रो इज़राइली नैरेटिव को लेकर पाकिस्तान के अंदर पूरी कैंपेन करती रही हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बैठी हुई थी, उनके बिल्कुल पीछे जो वाली नशिस्त के ऊपर, और सरकारी वफ्द का हिस्सा थी। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी मुझे पता नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गई दफ्तर ख़ारजा में। तो पाकिस्तानी वफ्द के अंदर, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये जो उसकी जो बैठाना और ये मेरा काम नहीं था, ये दफ्तर ख़ारजा का काम, यानी उन्होंने सारी बात दफ्तर ख़ारजा पे डाल दी। अच्छा, मतलब इसी तरह और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा ख्याल है कोई रुमाल शुमाल लेके तो अपनी वाबस्तगी का इज़हार भी किया, वो फ़लस्तीन के साथ वो भी किया। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आया क्या, मतलब ये जो उनका बयान है इसका मतलब वो सीधा ये कह रहे हैं कि ये फ़ौज ने बुलाई थी, दफ्तर ख़ारजा इनके साथ है ना, इसहाक़ डार साहब इनके साथ हैं, दोनों मतलब उनके अंडर वो आता है, तो वो कैसे हो गया? और वज़ीर आज़म के वफ्द में कोई शरीक हुआ है? दफ्तर ख़ारजा ने कोई वज़ाहत की है? मेरी नज़र से नहीं गुजरी अभी तक, मुझे नहीं मालूम कि उसके हवाले से कोई वजाहत आई है। मतलब देखें ना, दो चीज़ें हैं, या तो ये सीधा फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़ौज की तरफ से आई थी, या फिर ये है कि इसका मतलब है कि ना फ़ौज की तरफ से आई है ना हुकूमत की तरफ से आई है, और कोई तीसरी कुव्वत जो है वो पाकिस्तान में रूबा अमल ऐसी है कि जो इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि वज़ीर आज़म के वफ़्द, सरकारी वफ़्द में एक ख़ातून होती है और वज़रा की बैक पे जाके बैठती है जनरल असम्बली के अंदर, जो पाकिस्तानी वफ़्द के लिए मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर, और उसका किसी को पता ही नहीं है कि वो आग कहाँ से गई है। मतलब ये इंतहाई जो है ना ख़तरनाक सूरत हाल। ये भी बता रही हैं कि मेरे पास जो है ना वो सीक्रेट फाइल्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ और घर नहीं ले जा सकती, इसलिए होटल में ठहरी हुई हूँ। तो ये भी बताना उन्होंने ज़रूरी समझा उसके ऊपर। ये चीज़ें बड़ी खतरनाक जो है ना इंडिकेशन है। पहले पॉइंट जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की, इसमें साफ बात ये है ना, देखें और कौन सा इतना ताकतवर फ़र्द हो सकता है या लॉबी हो सकती है या कोई भी हो सकता है
कि जो अपने बल पर किसी को ऐसे हाई लेवल के वफ्द के अंदर शामिल कर सके, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, वो जो एक दफ़ा हुआ था सेनेट के चेयरमैन के साथ, कि उनको किसी ने कहा था मैं इस्लामाबाद पारा से आया हूँ और उन्होंने मुझे ये काम दे के भेजा, हालांकि भेजा किसी ने नहीं था, वो खुद ही जाके उसने एक किसी मुलाकात में दोनों इकट्ठे थे, वो उन्होंने उसको टैली कर लिया कि ये उनका बंदा है और उसने वो उनका बंदा होके तो बहुत सारा काम करा लिया। तो इस तरह का किसी ने अपना लुच कर लिया हो तो ये इसका इम्कान है। लेकिन ये बहरहाल आया कहीं उधर ही से है मैसेज, या उनके नाम पर आया है या किसी ने किया है। तो एक बात पता है क्या है, ये जो होते हैं ना प्रोफेशनल्स, अब फ़र्ज़ करें आप क्रिकेट को देखें तो एक आपका बैट्समैन है, तो वो किसी इंडियन बैट्समैन से सीखने में कोई वो महसूस करेगा हर्ज? नहीं करेगा ना। अच्छा, इंडियन उसे सिखाने में कोई हर्ज महसूस करेगा? नहीं करेगा। ये हाई लेवल जो है ना वो गेम में ऐसा तो होता है, एक दूसरे को टिप्स देते रहते हैं। अब आ जाए ये जो ये पेशावर है ना, ये भी फौज भी और ये सारा, तो जो दुनिया में मूसाद का नाम है और जो उनका डंका बजते हैं, तो हमारे वाले अगर उसको अप्रिशिएट करते हो और उनसे रहनुमाई हासिल मतलब उनसे सीखना चाहते हो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कोई दोस्ती जब तक नहीं होगी तो कैसे सीखेंगे। तो किसी के अंदर इस तरह की ख्वाहिश हो तो ये कोई बईद असक्यास नहीं है। नहीं, लेकिन खालिद साहब और ये ख्वाहिश हमेशा रही है, नहीं मैं इदारे के अंदर मौजूद रही है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी थी, उसके बाद भी रही है। और इसकी वो जैसे एक खन्नास का एक नहीं होते काम, शैतान को खन्नास कहा गया ना, तो क्यों खन्नास कहा गया है कि उसके बारे में ये है कि खन्नास का लफ्ज़ी मतलब होता है आगे बढ़ के पीछे हट जाने वाला। तो उसका ये है कि वो इंसान के दिल के ऊपर अपनी जो है ना वो नोज़ल लगा के रखता है, यानी उसे फूंक मार यानी पंप करने के लिए। तो अगर इंसान गाफिल रहे ना तो वो अपनी पंपिंग शुरू कर देता है, और जो ही आदमी चौकन्ना हुआ ना वो अपनी नोज़ल पीछे हटा लेता है, वापस अंधेरे में चला जाते हैं। ये जो इस तरह की हरकतें होती हैं ना, जिनकी ज़िम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता, तो इसके पीछे वो एक तरह से खुफिया एजेंडा होता है जो चल रहा होता है। और खुफिया एजेंडे के साथ ये खन्नास वाली कैफियत ज़रूर जुड़ी होती है। आपको न पता लगे, कोई न बोले, कोई आवाज़ न उठे, चलाओ, जो ही आवाज़ उठी दुम दबाओ, भागो। अच्छा खालिद साहब, ये आपने बहुत सारे मामलात में ये खन्नास वाली कैफियत, इसे कहते हैं ना पल्स लेना। नहीं, मैं उसको असल में मैं दो चीज़ें एक ना इसमें वो करना चाह रहा हूँ। एक तो देखें, यहाँ पे बेशुमार चीज़ें हो जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, लोकली हमने देखा बहुत दफ़ा जो है ना इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और लोग आइडेंटिफाई भी हैं कौन से हैं। वो असम्बली के अंदर तकरीर भी होती है, वो मुख्तलिफ कमेटी के इजलासों में भी होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन देखें, जब कोई वफ्द जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के लिए मुंतखब होता है, तो वो ऐसे तो नहीं मुंतखब होता कि उसमें किसी उसके लिए उसके ऊपर एक एक बंदे के ऊपर डिस्कशन होगी, फिर उसका बैकग्राउंड होगा, फिर उसकी उसमें ज़रूरत क्या है वो डिफ़ाइन होगा। फिर जब ये यहाँ से जाएंगे वो हर लेवल के ऊपर देखें ना कि उसके लिए आपने वीज़ा अरेंज किया, उसको वहाँ भेजा, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, उसकी वज़ीर आज़म के जहाज़ में गई है, मतलब गई है, ये भी सुनने में आया है, बाकी अरकान नहीं गए। अच्छा, हाँ। ये अब मतलब इस पे कंफर्मेशन नहीं है कि वो आया, ये भी सुनाई है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो उस वफ्द का हिस्सा बनी है वहाँ पे। तो इसके लिए एक लंबा पेपर वर्क जो है ना वो पीछे इन्वॉल्व है इसके अंदर। एक तो मैं इस चीज़ को जो है ना करना चाह रहा हूँ कि ये मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये कोई आदसाती तौर पे नहीं हुआ, वेल प्लान्ड मामला है, वेल प्लान्ड है उसके अंदर। वो तो कहाँ प्लान हुआ है, कैसे हुआ है, ये एक अलग चीज़ है। मैं उसको मुझे मेरे पास कोई ऐसा हुकूमत अपने आप को फासले पे ले जाना चाहती है, वो उसकी तरदीद का काम मैं नहीं किया। जी ऐसे ही कम अज कम ये अगर तो ये हाइब्रिड है, मतलब हाइब्रिड रिजीम के मतलब है ना, ये तो सेम पेज वाली बात है। तो फिर ये पेज कौन सा है? पेज ये वाला पेज कौन सा है? नहीं, वरना तो हुकूमत ऑन करना चाहिए था ना, उसकी वजाहत देना। मतलब मैं वैसे ही मैं जस्ट आपको यही एक इसी तरह का, जब गवर्नमेंट बनी है तो वज़ीर दाखिला साहब के बारे में पूछा गया, सनाउल्लाह साहब से पूछा गया या ख्वाजा आसिफ साहब से, उन्होंने कहा शुक्र करें उसने वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं मारी। और देखिए ना, एक मैसेज दिया गया ना कि हमारा इस पे कोई इख्तियार नहीं था उसके ऊपर। लेकिन यही चीज़ है कि जब ये स्टेट ऑफ डिनाइल जो है और इस लेवल के अंदर
कि आपका वज़ीर दिफ़ा, आपका जो है वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म वो स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर हैं कि हमें पता ही नहीं है, तो फिर मुल्क कैसे चल रहा है? ये बड़ा सवालिया निशान है इसके। और दूसरी चीज़ खुसूसन नून लीग के ऊपर, आपको पता है पिछली हुकूमत इनकी जब गई थी तो उसमें एक बहाना बना था, वो कादियानियों के जो हल्फ में तब्दीली की गई थी, तब भी ये कहते थे कि जी हमें पता नहीं चला ये कहाँ से हो गया है। तो भाई बार बार ये आपके दौर में ये क्यों हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कुछ हो जाता है? ये मतलब आप कब सीखेंगे या कब बड़े हो जाएंगे? तो ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है वो बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है कि आया अगर कोई है तो फिर मतलब हम जो वो उम्मीद वाली बात कर रहे हैं, वो उम्मीद तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसी इसी वक्त कुव्वतें ऐसी सरगर्म अमल हैं कि जो उस उम्मीद का ख़ात्मा करने के लिए पूरे तौर पे अभी जो आपका मौक़िफ़ था, चले जो भी था, फिर ये कि आपको पता है ये 2-3 महीने पहले वो इब्राहिम अकॉर्ड का शुशा छोड़ के जी बड़े सीनियर लोगों ने छोड़ा, फिर उन्होंने फिर उसको स्टेप बैक ले लिया। तो ये चीज़ें एक आम बंदा बयान दे देना एक ज़िम्मेदारी पे, और फिर हमारा एक स्टेट का मौक़िफ़, और अभी जो एक हमारा एक नैरेटिव जो सामने आया। चले मेहताब भाई, मैं गज़ा की सूरत-ए-हाल के ऊपर आ जाता हूँ। फ्लोटिला के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इटली की इंटरवेंशन हुई है, उसकी उन्होंने सपोर्ट के लिए वो जहाज़ भी भेज दिया है। तो वो जो खालिसा वाली बात है, ये तो बात है कि इसराइल तो बिल्कुल अब सफारती लिहाज से तनहा हो रहा है। नहीं, सफारती लिहाज से तनहा सिर्फ इसी में नहीं हुआ, वो तो जो खालिद साहब ने भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब इजलास है तो सारे उठ के बाहर चले गए। मतलब ये बहुत बड़ा जेस्चर है। फिर जिस तरीके से अब देखें ना, आपके जो वीटो पावर जिन 5 ममालिक में है, जिनके पास है, उसमें सवाए अमेरिका के 4 ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है, और दुनिया के अब तकरीबन 160 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं कि जो तस्लीम कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एक जो है ना सफारती तन्हाई या सफारती शिकस्त है, इसराइल की भी अमेरिका की भी, दोनों की। और ये जो ग्लोबल जो है स्मूथ फ्लोटेला जो है, ये तो देखें ना, स्पेन से जब शुरू हुआ इसने, तो फिर ये त्यूनिस पहुंचा, त्यूनिस से फिर ये इटली की तरफ जो सिसिली की बंदरगाह है उसके की तरफ आया, वहाँ से यूनान के जजीरे क्रेट के पास जो है ना ये लंगर अंदाज हुए, और अब अपने फाइनल स्टेज के ऊपर जब गज़ा की तरफ जो है ना, इस दौरान इसके ऊपर इजराइल की तरफ से कई बार जो है ड्रोन हमले हुए उसमें। और अब जो है इसके अंदर 50 से ज़्यादा ममालिक के लोग शामिल हैं, 12 से ज़्यादा यूरोपीय यूनियन के मेंबर शामिल हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वो शामिल हैं इसके अंदर, और लोगों की इतनी बड़ी जो है ना इसके साथ उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, और लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और फिर मतलब इसके ऊपर जब ड्रोन अटैक ज़्यादा हुए तो फिर आपने इटली का कहा है, इटली ने भी अपना एक जो है ना फ्रेगेट जो होता है, मतलब लड़ाका बहरी जहाज़ एक ख़ास कैटेगरी का, वो भेजा है इसके, और एक स्पेन ने भी भेजा है। दोनों इस वक्त इसके साथ जो है वो मूव कर रहे हैं वहाँ पे। उनकी कुछ वीडियोस भी लोगों ने शेयर किए हैं कि वो उसके साथ नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी थी अवामी लेवल के ऊपर। इससे बड़ी कामयाबी अब तक गज़ा के पूरे इशू पे नहीं हो सकी। ये पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये जो है इमदाद वहाँ पर डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये मुहासरा तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, इन लोगों के साथ इजराइल तशद्दुद आमेज़ सलूक करेगा, इनको वापस जो है ना वहाँ पे या सबको गिरफ़्तार करके कैद, हर लिहाज से इसने अपना मकसद अचीव कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है इसकी, क्योंकि बुनियादी मसला ये था कि लोगों को अवेयरनेस देना। इसमें जितने भी जहाज़ हैं, छोटी कश्तियाँ हैं 50 के करीब, तो उसमें इतनी तो खुराक या इतनी इमदाद तो नहीं है कि जो फ़लस्तीन के लिए कोई बहुत काफ़ी हो। असल मसला ये था कि इस पूरे इशू को उजागर करना, और गज़ा की जो सूरत हाल है वहाँ पे मुहासरा है, जो जेनोसाइड है, उस पे लोगों की तवज्जो मरकूज़ करवाना। तो उसमें ये कामयाब हो चुका है, और इसराइल जो भी इसके साथ करेगा उससे मज़ीद ज़्यादा होगा। और देखें जो पिछले अरसे में इसराइल ने इक़दामात किए, हम सफारती तन्हाई की बात कर रहे हैं, अगर आप यूरोप के अंदर देखें तो इसराइल की जो मज़लूमियत का उसने पिछले 1.5 सदी से अपना बनाया था, एक 3 चीज़ें उन्होंने डेवलप की थी उस पूरे अरसे में। पहली चीज़ ये थी कि इसराइल जो है वो एक मज़लूम कौम है, जो जिस पे बहुत जुल्म हुए तारीख़ के अंदर, हमेशा जुल्म होते रहे, तो उसको एक अपना जो है वतन चाहिए, और वो उसके लिए कर रही है। वो मज़लूमियत को उन्होंने अपना किया। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने ये एक जो है ना वो की यहाँ पे कि इसराइल
का जो क़याम है उसको उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लेजिटिमाइज़ करवाया कि इसराइल को अमेरिका ने तो चंद सेकंड में तस्लीम कर लिया, उसके बाद यूरोप और जितने भी इन्फ्लुएंशियल मुल्क थे उन सब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, उसके वहाँ पे बन गए जो सफारत खाने बन गए, प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी उनकी पूरी दुनिया में चल रही थी जो उस पर्पस को फिल कर रही थी। और तीसरी चीज़ उसने ये बनाई थी कि वो एक बहुत बड़ा जो है ना मिलिट्री पावर है जिसके पास ऐसी है कि जिसको नाकाबिले शिकस्त है पूरी। आप ये देखें कि वो कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मिस्र और जो है ना वो इसराइल की जंग है, कभी नहीं कहा कि जॉर्डन या इसराइल की, वो इसे अरब इसराइल जंग कहते हैं, अरब इसराइल वॉर, यानी कि पूरे अरब एक तरफ हैं और इसराइल एक तरफ है। तो एक जंग में 6 दिन का फैसला हो गया, किसी में जो है ना 3 दिन में। इससे ये एक पॉइंट था, मैं चाह रहा था कि आप रखूँ सामने। ये हमेशा दुनिया में इसे अरब इसराइल जंग के तौर पर देखा गया है, ठीक है। ये एक और चेंज आई है कि जब इस मसले पर ट्रंप के साथ उर्दुगान बैठा है, शहबाज शरीफ बैठा है, तो ये अब ये जो जस्चर इस ये आया है ना, इससे जो पैगाम आया है वो फिर अब ये अरब इसराइल का नहीं आया, ये पहली दफ़ा अरब मुसलमान जो है ना तनाज़े की सूरत में सामने आया। ये इसराइल मुसलमान तनाज़ा, जी, इसराइल मुसलमान तनाज़े के तौर पर। ये पहले इसराइल अरब तनाज़ा था, बिल्कुल। अब ये इसराइल मुसलमान तनाज़े के तौर पर सामने आया है। सही, ये एक और चेंज है, ये मतलब नोट करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसको खालिद साहब, लेकिन मैं इसको कह रहा था कि अब देखें सिर्फ गज़ा की जंग के अंदर क्या हुआ इसराइल के साथ, कि पहली चीज़ ये है कि वो सफारती तन्हाई हम जिक्र कर चुके हैं, उसके ऊपर जो उसकी पॉपुलैरिटी है यूरोप के अंदर, इसराइल की पॉपुलैरिटी वो सिरे से ख़त्म हो गई है। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है वहाँ पे, और वो मजलूमियत वाला जो उसका पूरा नैरेटिव था जो 1.5 सदी से किया था, वो 2 सालों में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। दुनिया में कहीं पे बहुत प्रो इजरायली लॉबी को आप छोड़ दें, चंद गिने चुने लोगों को, तो कोई भी इसराइल को मजलूम नहीं तस्लीम कर रहा। जेनोसाइड जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया है, जेनोसाइड वॉच की जितनी तंजीमें हैं आलमी तौर पे, सब ने ये बात मानी है कि वहाँ पे इसराइल कत्लेआम कर रहा है, और ये हर एक ने खुल के कह दिया। मतलब साउथ जो अमेरिका के ममालिक हैं उनकी आप स्पीचेस उठा के देखें गज़ा के ऊपर, और पूरी जनरल असम्बली के हर दूसरे बंदे की जो तकरीर थी वो उसमें गज़ा का जिक्र ज़रूरी था। ये तब्दीली जो है ना नैरेटिव बिल्डिंग में आई है। और तीसरी चीज़ ये है कि गज़ा का एक छोटा सा खित्ता जिसके अंदर 2 मिलियन लोग जो है महसूर हैं, और उसकी जो रकबा है वो इसराइल के 10% के बराबर भी नहीं है। 2 साल हो गए हैं इसराइल कोई वहाँ पे अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। ये तीनों जो उसकी कामयाबियाँ थी वो शिकस्त में मतलब आपने कैदी नहीं छुड़ा सका, हमास को ख़त्म नहीं कर सका। अब वो मुज़ाकरात में ये मुतालबा रख रहे हैं कि हमास को डिसआर्म करना है, अनआर्म्ड करना है, तो वो मतलब इसका मतलब अस्करी तौर पर नहीं कर सका ना। बिल्कुल सही है। और खालिद साहब ये भी है कि जो अभी मतलब जैसे उसने कतर पे हमला किया, तो जो मतलब एक ख़ास हुक्मरानों के अंदर, अवाम के अंदर तो पहले भी नहीं थी, एक हुक्मरानों को मजबूर करके या कम से कम उनके साथ जो भी उनको इंसेंटिव दे के या जिस तरीके से भी उन्होंने अपने साथ अलाई किया, अब इसी वजह से वो डिस्कम्फर्ट में अब खुद उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हुई है, फिर उसके बाद ही ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी के चीज़ें क्रिएट हुई। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ना, वो इब्राहिम कार्ड वाली, इसराइल को तस्लीम करने वाली, हाँ वो तो किस्सा माजी बन चुका है, अब तो उसके कोई गुंजाइश नहीं है फ़िलहाल। बिल्कुल सही, फ़िलहाल की दुनिया में। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर भी कोई सूरत हाल इसी तरह की पनप रही है क्या बन रहा है इंडिया के भी, क्योंकि साड़ा चढ़ता पंजाब उस उधर से तो बड़ी धापड़ दौड़ शुरू चल रही है। इसी तरह उनका जो ऊपर सूबा है लद्दाख, वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और इंडिया की अपनी इंटरनल सूरत हाल के ऊपर चीज़ें, क्योंकि एक तो हमारा वैसे भी चलें इंडिया के हालात के ऊपर एक तबसरा रहता है, तो अभी इस जंग के बाद उनके अपने अवामी मोराल और हुक्मरानों का मोराल, और ऐसे नहीं है कि वहाँ गैप ज़्यादा बढ़ रहा है चीज़ों का। तफसीलात तो महताब भाई बताएंगे, मैं सिर्फ आपको इतनी बात बता रहा हूँ कि देखें हमने ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि ये जो इनकी ये जो शिकस्त हुई है, तो ये असल में हिंदुत्व का एक वही ना, वो सिर्फ हजमानी इलाके की नहीं थी, अपने माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी उन्होंने एक रोब डाला हुआ था। तो जब वो उनकी वो शिकस्त हुई है ना, तो जो माइनॉरिटीज़ का खौफ है वो भी जाता रहा है।
तो वो जाता रहे तो अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे तो इस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएंगे। वो ये उसके मज़ाहिर जो शुरू हो गए हैं ये बढ़ेगा काम। अभी ना भी बड़ा, साल के बाद बढ़ जाएगा, लेकिन ये हिंदुस्तान में अब अमन की बात को छोड़ दें। वो एक ताकत होती है, उसका नशा होता है, उस पर आप जो चल रहे होते हैं, ताकत आपको कभी मुस्तकिल हाल नहीं देती, उसका रिएक्शन भी होता है। तो अब हिंदुस्तान उस रिएक्शन के अमल से गुजरेगा, ये सब के लिए हो गया। तो आपने ये जितनी बात की ना, जो लद्दाख में हो रहा है, अच्छा जो मशरक़ी पंजाब में हो रहा है, तो ये अभी आप आगे भी देखेंगे और भी जगहों से इस तरह की खबरें आपके पास आएंगी कि ये असल में जब सेंटर ताकत के बल पर खड़ा है, तो जब वो ताकत कमज़ोर होगी तो आसपास से फिर बगावतें उभरेंगी। सर सबसे बड़ी फेलियर तो इनका बांग्लादेश में हुआ ना। जी देखें उधर भी तो इनकी, चलें बांग्लादेश उनकी सरहद से बाहर है, मैं सरहद के अंदर की बात कर रहा हूँ, विद इन कंट्री की बात हो रही है। तो लद्दाख में देखें मसला कब का है, 2019 का है। जो स्टेटस बदला है उसके खिलाफ तहरीक चल रही है ना, तो वो 2019 में बदला है, तब क्यों नहीं चलाई, अब जाके चलाई है। तो एक तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई तो उस पता लगा ना ये चुपता है। तो दूसरी असल बात ये है कि अब इंडिया पता लगा कि उतनी ताकत है नहीं, वो अब हाँ उसकी वो धूम टांगों में चली गई है। तो ये मौका है, हो सकता है वो क्या वो चाइना भी अपनी फ़ौजें वगैरह बॉर्डर पे ले आया ना, कोई ख़बर इस तरह की भी थी लद्दाख के बॉर्डर पे। वो तो खैर वो पहले से चल रहा है, लेकिन ये इजाफी नफरी लाई है। एक इसी तरह की उसका एक सबब ये भी हो सकता है कि जहाँ कहीं अनरेस्ट होता है ना, तो फिर वो महाजरत होती है, लोग निकलते हैं उस तरफ जाते हैं, शायद वो रोकने के लिए भी हो, लेकिन कुछ हुआ है असल में। उसमें जो दूसरे मुहर्रक है ना कि एक तो कैंपेन, फिर जब ये सैलाब वाला मामला आया तो पंजाब में तो लद्दाख नहीं, इसको ये चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। लद्दाख को स्पेशली जो है ना, मेरा ख्याल है कि उसको समझने की ज़रूरत है कि जब ये 2019 में ना कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया, 370 को एब्रोकेट किया गया वहाँ से, और फिर 35A जो था वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट को, तो कश्मीर के अंदर उसके ख़िलाफ़ जज्बात थे। हत्ता कि जो हिंदू मेजॉरिटी के एरिया है जम्मू, वहाँ पे भी उसके ख़िलाफ़ जो है ना थे, तो वहाँ पे भी एक पूरी मूवमेंट चली थी, मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे, अगरचे कि बीजेपी का फैक्टर जो है ना वहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक आम जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसने इसके ख़िलाफ़ जो है मूवमेंट चलाई थी वहाँ पे। लेकिन ये लद्दाख का जो एरिया है ना, ये बड़ा पुरअमन था, और यहाँ पे बीजेपी जो है एक बड़ी फैसलाकुन क़ुव्वत के साथ मौजूद थी यहाँ पे, और इस रीजन का जो एमपी था उसको उन्होंने एक शो बॉय के तौर पे पेश किया था कि कश्मीर के लोग तो इससे बड़े खुश हैं, ये देखें ये वहाँ का सन ऑफ सॉइल जो है ना ये बातें कर रहे हैं। लेकिन वो जो बात खालिद साहब कह रहे हैं कि हुआ ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जाके पता चला कि इसकी नुकसानात क्या थे, किस तरीके से लद्दाख में, चूँकि जो लेह का जो एरिया है वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो बुद्धिस्ट है। 2 डिवीजन्स हैं लद्दाख के, करगिल डिवीज़न है और एक लेह डिवीज़न है। करगिल के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत है और लेह के अंदर बुद्धिस्ट की अक्सरियत है। ओवरऑल जो है वो 53% मुसलमान हैं लद्दाख के अंदर। लेकिन ले जो था ना वो बुद्धिस्ट था, और वो उन्होंने इसको किया, उस वक्त उन्होंने एक ट्रैप किया उन्हें, और वो बनाया गया कि जी आपको ये भी मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगी, बड़ी बड़ी इन्वेस्ट होगी। तो उन्हें पता चला कि जब इन्वेस्टमेंट हुई तो क्या हुआ कि वो तो जो बिहार के और महाराष्ट्र के वो आके सारे जो है ना वहाँ पे बड़ी बड़ी चेन्स आ गई, वहाँ पे लोकल कारोबार सारे तबाह हो गए, और बेरोज़गारी की शरह जो है वहाँ पे 23-24% से ऊपर चली गई ग्रेजुएट्स के अंदर। तो वो सारे लोग फारिग हो गए। फिर उनके जितने शो बॉयज़ थे वो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो तो कोई भी पूरे नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ नहीं उन्हें मिला, कोई किसी किस्म की वो नहीं। तो वो फिर वहाँ से जो मूवमेंट उठी है, आप इसको देखें कि ये मूवमेंट ना कश्मीर से है वैली से, ना जम्मू से है, ना करगिल से है, बल्कि लेह का वो एरिया जिसको सबसे ज़्यादा सिक्योर समझता था इंडिया, वहाँ से ये मूवमेंट उठी है। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जब होगा, और फिर जिस बुरे तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने उसे हैंडल किया है कि पहले दिन फायरिंग की, उसमें 5 लोग वहाँ पे मारे गए, दर्जनों से ज़्यादा ज़ख्मी हुए,
और फिर बेसिकली सोनम वांगचू जिसको बड़ा हीरो बना गए, 3 इडियट्स फिल्म जिसके ऊपर जो है ना वो बनाई गई है, जिसकी स्टोरी के ऊपर, तो उसको इंडिया में बड़ा हीरो बनाया जाता था। उसको ना सिर्फ ये है कि अरेस्ट कर लिया गया, बल्कि वो भी उसको गद्दार डिक्लेयर किया और जो उनके सेफ्टी एक्ट्स है उसके तहत उठाया, और उसको जाके तो जोधपुर की राजस्थान की जेल में उसको डाल दिया गया, वहाँ से उठा के चार्टर्ड जहाज़ के ज़रिए उसे मुंतकिल करके वहाँ पे डाल दिया गया। तो इससे मतलब वक्ती तौर पे हो सकता है कि आप उसको कंट्रोल कर लें, लेकिन ये जब फैलेगा तो फिर इसका रुकने का कोई नहीं है। यही चीज़ दीगर रियासतों में आ रही है। और फिर मतलब इसमें देखेंगे ये 2025 में जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये 75 साल पूरे हुए हैं आरएसएस के क़याम को। 1925 में हुई थी और इस साल उन्होंने अपनी 75 साल नहीं है, 100 साल भी नहीं होना। हाँ 100 साल, सॉरी, हाँ 100 साल उन्होंने अपनी 100वीं जो है वो बनाई है, सेंचुरी, इस सेंचुरी की जो है ना वो सेलिब्रेशंस की हैं। और इंडिया के अंदर उसके ख़िलाफ़ एक जो है अब मज़ाहमत वो बड़े पैमाने पे हमें नज़र आ रही है, जिसकी एक जो हमें नज़र आया है वो आजकल इन दिनों जो वहाँ पे कैंपेन चल रही है आई लव मोहम्मद, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, कि एक छोटी सी मतलब वो रैली थी जिसमें उन्होंने पोस्टर उठाए हुए थे, उसके ऊपर हमला किया गया, उसमें लोगों को डिस्पर्स किया गया। उसके बाद वो चीज़ें वायरल हुई, वो क्लिप, और उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स जो है उन्होंने भी जो है आई लव मोहम्मद की कैंपेन में हिस्सा डाला, इस हैशटैग के साथ ट्वीट्स किए, इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ हैंडल्स पे मवाद अपलोड किया, और ये इतनी फैल गई कि बाकायदा तौर पे बीजेपी ने सर्कुलर जारी किया कि इसको कन्फ्रंट ना किया जाए। इसमें लोग जो है ना इतने पैमाने पे था कि वो उसके मुकाबला कर, वरना तो इस्लाम के हवाले से वहाँ कोई नमाज़ पढ़ लेता है अगर किसी जगह पे हिंदुस्तान के अंदर एक बंदा अगर किसी कोने में नमाज़ पढ़ ले तो उसको वो किया जाता है। मसाजिद के अंदर जुमे की नमाज़ होती है, मसाजिद के बाहर जनाब वो कोई बंदा नमाज़ नहीं पढ़ सकता। मसाजिद के अंदर अजान देने के ऊपर वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, लेकिन इसको कन्फर्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इस कदर इसकी जो है ना वो हो गई है, पेनिट्रेशन हो गई है, इतने बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन इस हवाले से हुई है। और फिर तीसरी जो चीज़ है कि जो ट्रंप साहब ने वो किया है उनके ऊपर कि देखें 50% उनके ऊपर टैरिफ इस वक्त इम्पोज है, 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ जो बिज़नेस था वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। कल के दिन में ट्रंप साहब ने जो फार्मास्यूटिकल है उनकी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल के ऊपर मेडिसिन के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है। अभी जो उसके बाद तीसरी बड़ी चीज़ थी रेमिटेंस। रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडिया में आती थी अमेरिका से अंदर, तो उन्होंने जो H1B वीज़ा था जिसके अंदर मतलब वो बड़े खुश थे ना इस बात के कि जी बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी जाइंट हैं वो इंडिया से हायरिंग करते हैं और वहाँ पे लोग। ट्रंप साहब ने उसके ऊपर भी ये किया कि उसकी 1 साल की फ़ीस जो है ना H1B वीज़ा की 1 साल की फ़ीस $1 लाख कर दी है, जो प्रैक्टिकल नामुमकिन है कि $1 लाख तो आपने सिर्फ वीज़ा की फ़ीस देनी है, उसके बाद कमाई करनी है उसके ऊपर, तो वो अब नहीं हो सकेगा। इसी तरह अभी ये चीज़ भी वहाँ पे चल रही है कि अगले चंद दिनों के अंदर जो IT सर्विसेज दे रहा है इसके ऊपर भी एक टैरिफ लगने वाला है वहाँ पे। और फिर इंडिया का जो टैरिफ है उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, खुसूसन एप्पल, उसकी भी जो इंपोर्ट अमेरिका में होगी वो भी 50% टैरिफ होगा। इसका मतलब है कि उसकी भी ख़त्म हो रही है। तो माशी तौर पे शदीद दबाव में, चूँकि 1 अक्टूबर से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सैंक्शन शुरू होंगी, या कुछ चीज़ें 1 सितंबर से शुरू हुई थी, तो अभी हमें उसका उस तरीके से रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। उसको आने में 3-4 महीने लगेंगे, चूँकि नई कंसाइनमेंट जब होंगी, नए ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो फिर उसके ऊपर होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर जो है ना अब इंडिया की मईशत, चूँकि वो डिपेंड करती थी अमेरिका के ऊपर, तो उसके अंदर जवाल आ रहा है। जब उसके अंदर जवाल आएगा तो फिर अवाम में अनरेस्ट वहाँ पे मज़ीद बढ़ेगा। जितनी बड़ी आबादी है और जितना बड़ा उनका हुजम है बिल्कुल, और फिर जितनी उनकी डाइवर्स पॉपुलेशन है जी, अगर इस तरह की हम पहले भी कह सकें इंतहा पसंदी है, जो इंतहा पसंदी का एक और पीछे पे फिर अमेरिका ने भी हाथ उठा लिया, तो सितारे फिर इसराइल के साथ साथ इंडिया के भी फिर माड़े ही हो गए। नहीं, माड़े के अलावा एक और चीज़ है, वरना अमेरिका ने तो उठा लिया है ना। आप देखें कि जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल जो तब्दील हो रही है वो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगी। मतलब आप ज़्यादा अरसा अभी मैं मतलब ये हमारे जो मिडिल ईस्ट में दोस्त हैं वो यही कह रहे थे कि
ये जो अभी अटैक हुआ है कतर वाला, उसके अंदर जो भी देखें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, मतलब लोग अब ये चाह रहे हैं कि यार ज़्यादा जो अब इंडियन पॉपुलेशंस हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। अब काफ़ी कनेक्शंस जहाँ जहाँ इसराइल कोई सतारों की चाल माननी पड़ेगी। चलें, तो ठीक है जी, इंशाल्लाह इस पे मज़ीद भी हम कंटिन्यू करते हैं और इस हवाले से फिर मज़ीद अपडेट्स भी हम नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से कोई फ़ीडबैक हो, आपका कोई तबसरा हो, ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा कमेंट सेक्शन में या मैसेज की सूरत में। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।